हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के उद्देश्य, जो आपकी सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यह आपके 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आंसर। बौद्ध शिक्षा, आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्रायः बौद्ध संघ की पद्धति है। यहाँ पर जो आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्रायः बौद्ध संघ की पद्धति है। जो आज बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से है, वो पहले बौद्ध संघ की एक पद्धति होती थी। जिस प्रकार वैदिक युग में यज्ञ संस्कृति के केंद्र थे, उसी प्रकार बौद्ध युग में संघ शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर हम कहा गया है कि जिस तरह से वैदिक युग में यज्ञ संस्कृति के केंद्र थे, यज्ञ के माध्यम से संस्कृति का विस्तार किया जा रहा था, उसी प्रकार बौद्ध युग में संघ शिक्षा के केंद्र थे। संघ के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध संसार में अपने संघों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर हम देखेंगे कि बौद्ध संसार में, यानी कि बौद्ध धर्म मानने वाले जो लोग थे, उन्हें अपने संघ से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। सब प्रकार की शिक्षा धार्मिक एवं लौकिक श्रमणों के हाथ में थी। उनका विद्या एवं उनके प्रसार के अवसर पर एकाधिकार था। यहाँ पर हम देखेंगे जो धार्मिक शिक्षा देते थे, या जो शिक्षा देते थे बौद्ध धर्म में, धार्मिक और लौकिक श्रवणों के हाथ में थी। जो भी वहाँ के धार्मिक और लौकिक श्रवण थे, उनके हाथ में थी। उनका विद्या और उनके प्रसार के अवसर पर एकाधिकार था। और इस तरह से किसको विद्या दी जाए, किस तरह से प्रसार किया जाए, वो सब उनके अधिकार में था। वैदिक काल में छात्र गुरु गृह जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ पे हम देखेंगे, वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात करें तो जो छात्र होता था वो गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करता था, यानी कि गुरु के घर जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु की आज्ञा से गुरु गृहों का संचालन होता था। बाद में बौद्ध काल आने पर बड़ी शिक्षण संस्थाओं का जन्म हुआ। और जब ये धीरे धीरे बौद्ध काल आया, तो बौद्ध काल में आने पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं का जन्म हुआ। बौद्ध मठों एवं विहारों में बहुत से छात्र एवं अनेक उपाध्यायों की व्यवस्था थी। और इस तरह से हम देखेंगे कि जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, या बौद्ध शिक्षा दी जाती थी कह सकते हैं, वो उन स्थानों को मठ और विहार के नाम से जाना जाता था। इन मठों एवं विहारों के आधार पर ही धीरे धीरे संगठित शिक्षा केंद्र का सूत्रपात हुआ। और इसी मठ और विहार को ही आधार बनाकर धीरे धीरे संगठित शिक्षा केंद्र का सूत्रपात हुआ। कालांतर में कतिपय शिक्षा केंद्रों ने बड़े विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया है, जिसमें सैकड़ों हजारों शिक्षकों में विद्या आदान प्रदान होता है। यहाँ पर हम देखेंगे अब धीरे धीरे जो बौद्ध विहार और बौद्ध मठ थे, वो धीरे धीरे विश्वविद्यालय का रूप ले चुके हैं। और वहाँ पर आज सैकड़ों हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र विद्या का आदान प्रदान करते हैं। इन विद्यालयों में कई ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की। और इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर केवल देश के लोग ही पढ़ते थे, देश की जनता ही शिक्षित हो रही थी, बल्कि विदेश की भी पढ़ने वहाँ आते थे। तो इस तरह से उनकी एक अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, प्रसिद्धि है। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य देखते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा आदर्शों एवं उद्देश्यों को समझकर निर्मित हुई थी। दोस्तों, बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वो उनके अपने एक आदर्श होते थे, और उनका शिक्षा का कुछ उद्देश्य था। प्राचीन आदर्शों ने ही बौद्ध धर्म के अनुकूल रूप धारण कर लिया था। बौद्ध कालीन शिक्षा वैदिक काल की शिक्षा के लगभग समान थी। अंतर मात्र इतना ही था कि बौद्ध काल में आध्यात्मिक पर जोर न देकर नैतिक तथा अथवा शील पर अधिक ध्यान दिया जा रहा था।
दोस्तों अगर हम बात करें वैदिक प्रणाली की शिक्षा, जो कि आध्यात्मिकता पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध काल में ये शिक्षा नैतिकता तथा शील यानी कि अच्छे गुणों पर आधारित हो गई थी। बुद्ध काल के शिक्षा के उद्देश्य निम्नवत हैं। जो बौद्ध काल की शिक्षा थी उनके जो शिक्षण उद्देश्य थे वो निम्नवत हैं। धार्मिकता की भावना। बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य धर्म की अनुसार दुख का प्रमुख कारण अज्ञान या अविद्या ही है। अतः इस काल की शिक्षा केवल धार्मिकता की भावना पर महत्व देकर ही निर्मित की गई थी। यहाँ पर हम देखें तो वैदिक काल में आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता था, जिससे कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास तो साथ ही वो आत्मोन्नति करे यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी उसमें व्यक्ति के नैतिक और शील गुण का विकास करना था, जिससे उसके अंदर धार्मिकता की भावना को भी महत्व दिया जाता था। नंबर 2 हम देखते हैं चरित्र निर्माण पर बल। इस समय समाज में नैतिकता का स्तर अत्यंत गिर चुका था। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नैतिकता का स्तर था बौद्ध काल में वो धीरे धीरे गिर चुका था। तो पापचार और अनैतिकता अत्यधिक थी, जिसका प्रायश्चित यज्ञों द्वारा संभव माना जाने लगा था। किंतु बौद्ध धर्म ने यज्ञों और कर्मकांडों को आडंबर माना। सदाचार और संयम पर विशेष बल दिया तथा सात्विक जीवन और चरित्र का निर्माण उनका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों अगर हम बात करें किसी धर्म विशेष की या फिर शिक्षा की, तो शिक्षा हमारे समाज का दर्पण होती है। शिक्षा हमें वही दिखाती है जो समाज में जिस तरह की बुराइयां रहती हैं, समाज को जिस तरह के शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस समय अनैतिकता व्याप्त थी, लोगों में धर्म या धार्मिक कर्मकांडों की कमी हो चुकी थी। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो माध्यम था जिससे लोगों में नैतिकता फिर से आए, तो उसके लिए शिक्षा को एक प्रसार का माध्यम बनाया गया और शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर चारित्रिक गुणों का विकास किया गया। सदाचार और संयमित जीवन जीने के लिए बल दिया गया, जिससे सात्विक जीवन और चरित्र का निर्माण प्रमुख रूप से हो सके, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो नंबर 3 हम देखें व्यक्तित्व का विकास। अत्यंत यहाँ पर देखेंगे आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन और आत्मज्ञान द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना प्रमुख उद्देश्य था। आत्मनियंत्रण यहाँ पर हम कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ नॉलेज, ये तीनों ही व्यक्तित्व का विकास करने का मुख्य उद्देश्य था। व्यक्तित्व का विकास इन तीनों के माध्यम से हो रहा था। आदर्श गुरुओं की छत्र छाया में विस्तृत ज्ञान देकर उसे व्यक्ति के विकास का सुअवसर दिया जाता था। आदर्श गुरु जो कि गुरु नैतिकता से परिपूर्ण हो, चरित्रवान हो, ऐसे गुरुओं को व्यक्तियों के विकास का सुअवसर मिल रहा था और वह स्वयं अपने चरित्र को आदर्श बनाता था। और ऐसा नहीं है कि उसका चरित्र एक बार आदर्श बन गया तो फिर उसको चारित्रिक विकास की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को पूरे जीवन अपने चरित्र को निखारने की जरूरत होती है, अपने व्यक्तित्व के विकास करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को एक तरह से निखारने का जो कार्य कर रहे थे वो थे गुरु, और गुरु अपने चारित्रिक विकास से के माध्यम से ही जिससे व्यक्ति प्रभावित होकर या जो छात्र होते थे वो प्रभावित होकर उनका भी चारित्रिक और नैतिक विकास हो रहा था। नंबर 4 हम देखें सामाजिक कौशल की वृद्धि। इन उद्देश्यों के साथ व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था द्वारा सामाजिक कुशलता की उन्नति करना शिक्षा का उद्देश्य था। बौद्ध काल में सामाजिक कौशलों पर ज़्यादा बल दिया जाता था, जिससे समाज में ज्ञान की वृद्धि हो सके। दोस्तों सामाजिक कौशल की वृद्धि, सामाजिक कौशल जहाँ पर एक समाज निपुण होगा वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इस तरह से बढ़ेगा कि जैसा कि अगर हम देखें किसी भी जगह कौशल का क्या मतलब है यहाँ पे निपुणता से, जब हम किसी कार्य को करने के लिए निपुण होते हैं या जो हमारे अंदर स्किल है उस स्किल को डेवलप करते हैं तो उसकी वजह से हम अपने रोजगार को पाते हैं
और रोजगार के माध्यम से ही हमें धन अर्जन होता है और उस धन का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन को उच्च बनाने में करते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें कि अगर सामाजिक कौशल की वृद्धि होगी तो एक तरह से शिक्षा का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। नंबर 5 हम देखते हैं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। दोस्तों, बौद्ध धर्म की अंतर्गत विपक्ष साहित्य की रचना हुई जिसके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति चिरकाल तक अनुक्षुण्ण है। बौद्ध भिक्षुओं ने विदेशों में धर्म प्रचार के साथ साथ संस्कृति का भी प्रचार किया। यहाँ पर हम देखें राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। जो बौद्ध भिक्षु होते थे या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते थे वो विदेशों में भी जाकर धर्म का प्रचार के साथ साथ संस्कृति का भी प्रचार करते थे। हर धर्म की अपनी एक संस्कृति होती है, तो जब धर्म का प्रचार करते थे तो उससे रिलेटेड जो भी संस्कृति थी उसका भी प्रचार होता था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से बौद्ध शिक्षा में के क्या उद्देश्य रहे हैं, बौद्ध शिक्षा ने किस तरह से अपने उद्देश्यों को रखा और धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण पर बल और व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक कौशल की वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण एवं प्रसार, किस तरह से इन पॉइंटों के माध्यम से हमने बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों को समझा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।